You are currently the only person in this conference. You are currently the only person in this conference. Good morning, everyone. सुन पा रहे हैं सब लोग? Am I audible to everyone? Yes, sir. आज क्लास में हमने केपलर्स लॉ देखे थे। केपलर्स लॉ को हम लोग दोबारा भी पढ़ेंगे जब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम लोग कर लेंगे। उसके बाद सैटेलाइट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तो दोबारा ये केपलर्स लॉ आता है। लेकिन टाइमलाइन में केपलर्स लॉ जो है वो न्यूटन्स लॉ के पहले है। केपलर पहले आए थे, न्यूटन उनके बाद आए थे, इसलिए सिलेबस में भी देखोगे तो केपलर्स लॉ पहले मेंशन होता है। तो केपलर्स के 3 लॉ हैं और उसमें इलिप्स के बारे में हमको समझना था कि इलिप्स क्या होता है, इलिप्स फिगर क्या होता है, सेमी मेजर एक्सिस क्या होता है, सेमी माइनर एक्सिस क्या होता है, इनके बीच में आपस में रिलेशन क्या होता है, फोकस किसको कहते हैं, और कोई भी इलिप्स ड्रॉ करना हो तो उसको कैसे ड्रॉ कर लेंगे।
इस तरह से ये हमारा इलिप्स का पूरा इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है, एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है, इसेंट्रिसिटी लेस देन वन। इसेंट्रिसिटी के बारे में हमने बहुत सारी बातें नहीं करी थी। इसेंट्रिसिटी इज लाइक अ रेशियो जिसका वैल्यू लेसर देन वन होता है। तो ये सारी बातें हमने इलिप्स के लिए की थी। अगर पहले अटेम्प्ट में ये नहीं समझ आता है तो यू कैन सिंपली रिमेंबर द स्टेटमेंट्स। जो भी केपलर्स लॉ के स्टेटमेंट है, जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट और फर्स्ट लॉ, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल पाथ ऑफ व्हिच सन लाइज एट वन ऑफ इट्स फोकस, एनफ है। अगर मान लो हमको इलिप्स के बारे में सारी जानकारी नहीं है, तब भी अगर हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं तो कोई बुराई नहीं है। सिमिलरली ये जो सेकेंड लॉ है कि एरिया स्वेप्ट बाय अ प्लैनेट अराउंड द सन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम विल बी सेम, या फिर एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट इज कांस्टेंट। तो ये हमारा एक मिनट, अगर ये हम लोग को स्टेटमेंट याद हुआ और इसके पीछे बिहाइंड साइड में कौन सा लॉ वर्क करता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, दैट्स इट। इतना भी अगर हमने याद किया, इट्स ओके। अब एरिया स्वाइप का मतलब क्या होता है, ये डायग्राम हमको थोड़ा ध्यान में होना चाहिए। कम से कम ये पता हो कि एरिया स्वाइप का मतलब क्या होता है। बाकी इसका जो प्रूफ है कि हमने इसको कैसे प्रूफ किया, ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, उसका मैसेज आया था बच्चे, हमने उसको बोला है। एक्चुअली कभी कभी ये जो ब्राउजर है उसमें ये लिंक वर्क नहीं करता, लेकिन इतने सारे बच्चे ज्वाइन हो गए हैं तो वो भी ज्वाइन कर लेना चाहिए उसको। देखता हूँ मैं, उसने भी मैसेज किया था मुझे। तो पहली बार में वी कैन सिंपली इग्नोर दिस डेरिवेशंस। तीसरा स्टेटमेंट है, इसका तो डेरिवेशन भी हमने नहीं दिया था। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यू अगर सर्कुलर ऑर्बिट है और टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यू फॉर इलिप्टिकल ऑर्बिट है तो ये इतना सारा कुछ हमारा केपलर्स लॉ में है। दोबारा इसको हम यूज करेंगे, लेकिन ग्रेविटेशन पढ़ने के बाद, ग्रेविटेशन का जो लॉ है, न्यूटन का लॉ है, उसको पढ़ने के बाद। एक मिनट, ये ज्वाइन नहीं हो रही बच्ची, इसको फिर से लिंक भेजता हूँ। देखो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यहां से जो भी डिस्कशन है, केपलर्स लॉ नहीं कहेंगे, केपलर्स लॉ अलग है। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैट्स में इस तरह के लॉ नहीं आते, लेकिन न्यूटन्स लॉ और इसके बाद के जो भी डिस्कशन है, ये क्लास 12 के इलेक्ट्रोस्टैट से बिल्कुल मैच करने वाले हैं। तो तुम जब, जैसे अभी तो क्या है कि हम ये चैप्टर तुमको पढ़ा रहे हैं, क्लास 12 में जब जाओगे तो फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, कूलम्ब्स लॉ, जब डिस्कशन होगा तो तुम इस चैप्टर को अपना रेफरेंस बना सकते हो। इस चैप्टर में जितनी भी बातें की जाएंगी, जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, वो सारे क्वेश्चन, वो सारा कॉन्सेप्ट वहां पर एग्जैक्टली कैरी फॉरवर्ड होता है। इसलिए
पहले तो यहीं पर अच्छे से समझने की कोशिश करनी है ताकि हमारा क्लास 12 का वो चैप्टर थोड़ा आसान हो जाए। और अगर मान लो यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट जाता भी है, कुछ बच्चे क्या है यहाँ पर थोड़ा उतना अच्छे से नहीं जाता अच्छे, तो क्लास 12 में जब वो चैप्टर करते हैं तो ये सारी बातें फिर से दोबारा रिपीट होती हैं, क्योंकि वहां पर भी तो पढ़ाना ही है, यहाँ भी पढ़ाना है, तो इसलिए अच्छे से इसको देखना है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन ने जो भी पहले के साइंटिस्ट थे उनका जो भी काम था उसको ऑब्जर्व किया, और उसके बाद जो मून का रोटेशन होता है अर्थ के अराउंड उसको ऑब्जर्व किया, और इन सब ऑब्जर्वेशंस के बाद उन्होंने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही बोलते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलने का मतलब है कि ये पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में कहीं पर भी इसको यूज कर सकते हैं। जैसे दिस इज नॉट लोकलाइज टू अर्थ ओनली, अर्थ पर ही ये लॉ हम लगा सकते हैं ऐसा जरूरी नहीं है। वी कैन अप्लाई दिस लॉ इन द इंटायर यूनिवर्स, दैट इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या है स्टेटमेंट? एनी मास इन दिस यूनिवर्स attracts any other mass with a force which directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of separation between them. अजय क्या प्रॉब्लम हो रही थी? सर वो एक्चुअली क्रोम से मैं ट्राई कर रही थी बट लोड ही नहीं हो रहा था वेबसाइट। बाकी सारी चीजें खुल रही थी बट वो वाली वेबसाइट ही लोड नहीं हो रही थी, तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज से ट्राई किया तो हो गया। हम्म। पता नहीं, कभी कभी मतलब जैसे ऑन हम भी, जैसे हमने सेव कर दिया है ब्राउजर का, ब्राउजर में वो एड्रेस सेव कर दिया है, डायरेक्टली बुकमार्क लगा दिया है, उसको ऑन करने पर होता है। लेकिन कभी कभी हमने भी ऑब्जर्व किया है कि जैसे क्लिक किया तो वो खुलता नहीं है, उसको रिफ्रेश करेंगे ना एक दो बार उस सेम पेज को, दोबारा उसको वो करने नहीं है, एक बार दो बार रिफ्रेश करने पर वो फिर लोड हो जाता है। नहीं तो फिर ब्राउजर क्लोज करके दोबारा ब्राउजर ऑन करके फिर से उस बुक मार्क को क्लिक करोगे तो हो जाता है। ये एक दो बार मेरे साथ भी हुआ है, बट ये उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करता, इसलिए हमने उसको रिपोर्ट नहीं किया। चलिए, तो एनी मास इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एनी अदर मास with a force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to a square of separation between them. दो तीन पॉइंट हमको समझना है कि ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है ना। और दूसरा कि न्यूटन का जो लॉ है ये पॉइंट मासेस के लिए है। सपोज दो पॉइंट मासेस है, पॉइंट मास एक्चुअली क्या होता है? बहुत बार बच्चे पूछते हैं सर ये पॉइंट मास क्या होता है? मतलब हमारे पास कोई भी ऐसा बॉडी जिसको हम पॉइंट मास बोल सकते हैं क्या? देखो, पॉइंट मास बोल के कुछ नहीं होता। इवन इलेक्ट्रॉन का भी
अगर एक पार्टिकल की तरह देखे तो एक साइज होता है, एटम का भी एक साइज होता है, दैट इज नॉट ऑल्सो पॉइंट। पॉइंट का कोई साइज नहीं होता, लेकिन पॉइंट मास बोलने का सीधा सीधा मतलब ये है कि इसका जो डायमेंशन है, इनके सेपरेशन, ये जो सेपरेशन है, इसके कंपेरेबल में इनका डायमेंशन कोई मैटर नहीं करता। सपोज इनके बीच का सेपरेशन है आर और इनके मासेस है m1 एंड m2। मैं 3 एग्जांपल यहां पर रखता हूं, ध्यान से समझना है। ये मान लो स्फेरिकल बॉडी है, इनका रेडियस भी कुछ ले सकते हैं, इनका रेडियस भी हम कुछ ले सकते हैं, और इनके बीच का भी सेपरेशन सेंटर टू सेंटर यह है आर, और मास है m1 m2। और एक बॉडी कुछ ऐसा हो गया, देखो, एक आर्बिट्री शेप का, ये दूसरा एक सिलिंड्रिकल शेप का, और इनका भी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमने ले लिया आर। मासेस इसके भी m1 और m2 हमने ले लिए। अब ध्यान से देखो, मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट का मैथमेटिकल फॉर्म होगा कि जो इनके बीच जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव नेचर का है। अट्रैक्टिव नेचर कैसे दिखाते हैं, ये एक एक पॉइंट अभी से जितना भी हम बोल रहे हैं वो सब प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आने वाला चीज है। अट्रैक्टिव होता है कि m1 जो है वो m2 को अट्रैक्ट करेगा और m2 m1 को अट्रैक्ट करेगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्शन कुछ ऐसा दिखाया जाता है, m2 m1 को अट्रैक्ट करेगा तो अट्रैक्शन ऐसे दिखाया जाता है। अगर रिपेल कर रहा होता है तो ऐसे दिखाते हैं, अवे की तरफ। वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैट्स जब पढ़ेंगे तो वहां पर रिपल्शन भी होता है, दो लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, दो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर मासेस के केस में कोई भी पॉजिटिव मास और निगेटिव मास बोल के रियल लाइफ में चीजें नहीं होती। रियल लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव मास होता है, कोई भी ऐसा बॉडी हम नहीं ले सकते जिसका मास निगेटिव हो जाए। एंटी मैटर होते हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं होते, लेकिन हम लोग को उनके बारे में बहुत कम पढ़ना है न्यूक्लियाई चैप्टर के अंदर, और रियल लाइफ में उनका एग्जिस्टेंस ना के बराबर है। वो एक्सपेरिमेंट के दौरान बनते हैं एंटी पार्टिकल्स, एंटी मैटर, उनका मास निगेटिव हो सकता है, लेकिन रियल लाइफ में मास पॉजिटिव होते हैं और पॉजिटिव मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्शन हमको, अगर सपोज m2 पर भी अट्रैक्शन ही दिखाना है तो ये हमारा हो जाएगा एक दूसरे की तरफ। दिस इज हाउ द अट्रैक्शन शुड लुक लाइक। ये मैग्नीट्यूड वाइज ही बराबर होते हैं, ऐसा नहीं है कि m1 जो है वो सिर्फ m2 को अट्रैक्ट कर रहा है, m2 भी m1 को अट्रैक्ट कर रहा है, और फोर्स दोनों के सेम है। जब तक ये पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर स्फेरिकल बॉडीज हैं, तब तक इनके बीच का सेपरेशन और इनका जो डायमेंशन है ये मैटर नहीं करता। अगर ये थोड़े बड़े भी हो गए और स्फेरिकल ही रहे, तब भी डायरेक्टली हम F, जो पहला स्टेटमेंट है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन का स्क्वायर, तो यहां पर जब हम इनको क्लब करेंगे तो ये हमारा हो जाता है m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और ये जो प्रोपोर्शनलिटी है इसको हटाते हैं हम लोग और एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, एंड दैट कांस्टेंट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट F इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये g के बारे में भी इंटरेस्टिंग बात है, इसको बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। g इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल वर्ड जहां भी आ जाए उसका मतलब वही है जो हमने बताया था कि ये स्पेस में कहीं भी वैलिड है। इट्स नॉट लाइक कि अर्थ पर ही हम दो मास के बीच में फोर्स लगा रहे हैं और ये उसके लिए वैलिड है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसका वैल्यू होता है 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। दिस इज हाउ। इसका यूनिट भी याद रखना बच्चे, तो इसका वैल्यू याद रखते हैं लेकिन यूनिट भी साथ में हम लोग को याद रखना है। और कैसे, जी को एक तरफ कर दोगे, क्योंकि अब तुम लोग को यूनिट निकालने आ गया है,
जी को एक तरफ कर दोगे तो F का यूनिट होता है न्यूटन, R स्क्वायर उधर जाएगा तो मीटर स्क्वायर, और M1 M2 नीचे जाएंगे तो पर केजी स्क्वायर। इस तरीके से यू कैन रिमेम्बर, क्योंकि ये फॉर्मूला अगर याद है और ये वैल्यू याद है तो वी कैन इजीली पुट द यूनिट्स। अब मैं एक दो बातें जो इसके बारे में पहले बताना चाहता हूं कि न्यूटन्स लॉ को हम पॉइंट मासेस के लिए लगा सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि पॉइंट मास बोल के कुछ ऐसा होता नहीं है, लेकिन सेपरेशन अगर किसी दो बॉडी के बीच में बहुत बहुत ज्यादा हो गया, उसका जो शेप है वो हमारे लिए फिर मैटर नहीं करता, उसका जो साइज है वो मैटर नहीं करता। अगर दो पॉइंट मासेस बहुत दूर हो गए तो उनके बीच में हम डायरेक्टली ये फोर्स का एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। अगर दो स्फेरिकल बॉडीज हैं, मान लो दूर दूर नहीं है लेकिन स्फेरिकल बॉडीज हैं, तब भी ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर लमसम तरीके से देखा जाए तो न्यूटन्स लॉ is directly applicable for point masses and spherical bodies. स्फेरिकल बॉडी के भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह का कोई बॉडी हुआ, इसका शेप कुछ और है, इसका शेप कुछ और है, और इसके बीच में भी अगर मास m1 m2 है और सेपरेशन अगर सेंटर टू सेंटर r है, तो डायरेक्टली हम g m1 m2 बाई r स्क्वायर यहां नहीं लिख सकते। अगर हम यहां पर फोर्स का एक्सप्रेशन ये g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर ऐसा लिखते हैं तो ये टोटली रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, एक शर्त पे लिख सकते हैं, जैसा पहला जो एजम्पशन है कि इस ये जो इनके बीच का सेपरेशन है r, अगर ये बहुत ज्यादा हो गया इनके डायमेंशन से, फॉर एग्जांपल ये सिलेंडर का लेंथ होगा, रेडियस होगा, ये भी कोई एक आर्बिट्ररी शेप है मान लेते हैं, तो इसका भी कुछ साइज डायमेंशन होगा। अगर ये सारे डायमेंशन r के कंपेरेटिव में बहुत छोटे हो गए तो फिर से इनको पॉइंट मास की तरह ट्रीट करके और जो पहला रिजल्ट है वैसा ही हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन इन जनरल ये एक्सप्रेशन नहीं लिखा जा सकता, तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि इफ सेपरेशन बिटवीन two masses are very large compared to their dimension, we can use Newton's law directly. इसको डायरेक्टली यूज किया जा सकता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर उसके लिए अलग तरीके हैं सॉल्व करने के, वो हम लोग देखेंगे। एक एग्जांपल के लिए मैं अभी सॉल्व तो नहीं करूंगा, लेकिन जस्ट तुम लोग को बताता हूं कि मान लेते हैं कि एक पॉइंट मास है या फिर एक स्फेरिकल बॉडी है, इसका मास है m1 और एक सिलिंड्रिकल बॉडी है, इसका मास है m2। इसका लेंथ भी हम चाहें तो ले सकते हैं, लेट से इसका लेंथ है स्मॉल l, और इसके फ्रंट एंड से सेंटर का जो सेपरेशन है वो है r। इसके सेंटर से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ये सब कंपेरेबल है, l r सब कंपेरेबल है। तो इनके बीच में अगर फोर्स निकालना हो तो वी हैव टू यूज सम डिफरेंट टेक्निक्स। वी कांट सिंपली राइट gm1 m2 बाई r और r प्लस l बाई 2 का स्क्वायर, ऐसा कुछ भी नहीं लिख सकते। तो न्यूटन्स लॉ ये हर जगह वैलिड है, ये हमने बताया कि इट इज वैलिड थ्रू आउट द यूनिवर्स, लेकिन इसके साथ इसका लिमिटेशंस भी हमको पता होना चाहिए कि कोई भी आर्बिट्ररी शेप का बॉडी हुआ तो उस पर हम नहीं लगा सकते।
आपके लिए मोस्टली जो बॉडीज होंगे वो या तो पॉइंट मास होंगे या तो स्फेरिकल बॉडीज होंगे। इसलिए ये थर्ड वाला एक आध क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखा है कि एक मास और एक रॉड, इसके बीच का फोर्स आ सकता है। तो ये हम लोग करेंगे मे बी आज क्लास के एंड तक हो जाएगा या फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नहीं तो मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे इसी पार्ट से आते हैं, पॉइंट मासेस, स्फेरिकल बॉडीज। ये जो कैपिटल जी है, ये इसका वैल्यू अगर मान लो कि हमसे पूछा जाए कि कैपिटल जी क्या है, एक तो है कि इसका वैल्यू हमको पता हो, एंड व्हाट इज कैपिटल जी, डिफाइन कैपिटल जी। तो कैपिटल जी को डिफाइन करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ऑल यू कैन से कि ये हमारा जो फोर्स है, इसमें अगर हम दोनों मास को 1 kg ले लें, यानी कि m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1 kg, लेट्स अज्यूम दिस। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो भी ले लिया जाए 1 मीटर, तो हम देख सकते हैं कि यहां से जो फोर्स होगा वो जी के बराबर हो जाएगा। यानी कि कैपिटल जी इज द अमाउंट ऑफ फोर्स बिटवीन टू मासेस ईच ऑफ 1 kg प्लेस्ड एट 1 मीटर अपार्ट। डायरेक्टली इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं कि जी क्या है। तो जी 1 kg मासेस और पॉइंट मासेस के बीच का फोर्स है, अगर उनको हम 1 मीटर अपार्ट रखते हैं तो। और ये फोर्स काफी कम है, सी 6.67 10⁻11 न्यूटन। ये बहुत कम है, बहुत ही कम। तो जैसा यहाँ पर स्टेटमेंट में दिया गया है कि एवरी मास इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एनी अदर मास, हमारे पास जितनी भी सामने बॉडीज दिख रही हैं सब में मास होता है और सब एक दूसरे को कायदे से अट्रैक्ट कर रही हैं। लेकिन हमको कभी भी रियल लाइफ में ऐसा अट्रैक्शन नहीं दिख रहा होता। ऐसा नहीं दिख रहा होता कि एक बॉडी दूसरे की तरफ खींचा चला जा रहा है, सिवाय ग्रेविटी के, कि हमने स्पेस में कोई पेन छोड़ा तो वो नीचे गिरता है, या कोई भी चीज को रिलीज करते हैं तो वो नीचे गिरता है। इसके अलावा ग्रेविटेशन का कोई और एग्जाम्पल कहीं और लाइव ऐसा कुछ नहीं दिखता है। रीजन यही है कि हम जिन मासेस के साथ डील कर रहे हैं उनके मास इतने कम है, ताकि उससे अगर फोर्स भी निकालें तो फोर्स बहुत कम आएगा, जिसको रियल लाइफ में ऑब्जर्व कर पाना मुश्किल है। और अगर मैं बात करूं फंडामेंटल फोर्सेस की, तो देखो नेचर में 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, जिसमें एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, और बाकी 2 है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स ये मोस्टली हम न्यूक्लियर में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि जो चारों फंडामेंटल फोर्सेस है उसमें जो सबसे वीकेस्ट फोर्स है यही हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। मतलब यहाँ पर एक स्टेटमेंट में लिख देता हूं, और हमने पहले इसको पढ़ा भी है। ग्रेविटेशनल फोर्स is the weakest force amongst all 4 fundamental forces. In nature सबसे वीकेस्ट फोर्स है। लेकिन चूंकि अर्थ का मास इतना ज्यादा है कि यहां पर ये फोर्स हम इग्नोर नहीं कर पाते, और ये फोर्स एक बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। और ग्रेविटी है तभी सब कुछ अर्थ पर एग्जिस्ट कर रहा है। इवन एटमॉस्फेयर भी है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। अगर एटमॉस्फेयर नहीं हो तो और ग्रेविटी नहीं हो तो हम लोग सोच भी नहीं सकते अर्थ पर क्या होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स है, सबसे वीक फोर्स है, लेकिन मासेस इतने ज्यादा होते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सारा पॉइंट हम लोग को अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा, ये सिर्फ समझने के लिए ये सारी बातें हमने आपको बताई। पॉइंट मास का क्या मतलब है, स्फेरिकल बॉडीज के लिए डायमेंशन का छोटा होना बड़ा होना मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर आर्बिट्री शेप की बॉडीज है तब
उनके बीच का सेपरेशन और उनका डायमेंशन, एक बार हम इसको जरूर चेक करेंगे। और जब क्वेश्चन इस पार्ट से आएंगे तो तुमको ये क्वेश्चन देख के ही समझ आ जाएगा कि अच्छा ये हम डायरेक्टली इसको नहीं करना है, इसको कुछ और तरीके लगाने हैं। लेकिन एक बार हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को, चूंकि ये फोर्स है तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको वेक्टर फॉर्म में भी देखेंगे। कभी कभी वेक्टर फॉर्म वाला तरीका भी हमारे लिए काम आता है। हम एक दो एग्जांपल उसके भी आपको बताएंगे जहां पर वेक्टर फोर्स, वेक्टर के फॉर्म में हमको फोर्स निकालना होता है। अब ये तो फोर्स इस ये एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग को ये साफ साफ दिख रहा है। यू सी हियर वी कैन सी कि ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। अगर हम यहाँ पर भी पॉइंट मासेस की जगह अगर हम स्फेरिकल बॉडीज के लिए भी दिखाएं तो ऐसा ही कुछ डायग्राम होगा, और तीसरे वाले में भी फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अगर इसको मैथमेटिकली हम लिखना चाहेंगे तो डेफिनेटली वी हैव टू इंट्रोड्यूस वेक्टर्स, और उसके लिए हमको जरूरी है कि वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या वेक्टर फॉर्म ऑफ ये जो फोर्सेस लगते हैं वो कैसे लिखेंगे। तो कोई भी फोर्स को अगर वेक्टर फॉर्म में तुम लिखना चाहते हो तो उसका एक मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, gm1m2/r²। तो अब जो भी बचा है वो डायरेक्शन है, और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है। दो तीन बातें अगर वेक्टर की आपको याद रहे तो यहाँ पर वो बहुत अच्छे से काम आएगा। जैसे वेक्टर्स के बारे में हमको पता है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर अलोंग ए, अगर हमसे कोई ए वेक्टर देख के पूछा जाए किसके अलोंग, यूनिट वेक्टर क्या होता है, अगर मैं उसको एन से डिनोट करता हूं तो सिंपली यू कैन राइट वेक्टर ए डिवाइड बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर से उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देंगे, यही हो जाएगा यूनिट वेक्टर। और फोर्स, अगर मान लेते हैं फोर्स हो या कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे मान लेते हैं फोर्स है, तो फोर्स के साथ इसका एक मैग्नीट्यूड वाला पार्ट होगा और एक इसका यूनिट वेक्टर होगा, ये हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू शो द फोर्स, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ये जो एफ है ये मैग्नीट्यूड है। तो ऐसा नहीं है कि जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे ये बहुत बड़ी बात है, बस लिखने का तरीका चेंज होता है, बाकी सारी चीजें एज इट इज है, सब कुछ सिमिलर है। यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है ये हम लोग को पहले से पता है, और एक फोर्स को अगर हमको वेक्टर बनाना है तो उसके में एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये हम लोग को पता है। दैट्स इट। तो यहां पर देखिए वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ। उसके लिए हम लोग दोनों जो पॉइंट मासेस हैं उनको भी थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज ये हमारा थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको हम लोग एक्स ले लेते हैं, इसको हम लोग वाई ले लेते हैं, और ये अगर हम लोग z ले लेते हैं, तो दीज आर द म्यूचुअली थ्री परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और दो पॉइंट मासेस को हमने ले लिया सपोज यहाँ पर और यहाँ पर। ये सिर्फ समझना है, फॉर्मूले याद नहीं रखने। फॉर्मूला याद सिर्फ gm1m2/r²। जरूरत पड़े तो हम उसको वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे ये हम आपके सामने दिखा रहे हैं। तो ये मान लो m1 वाला मास है, ये हमारा m2 वाला मास है, और इनको ज्वाइन करने वाला जो इनका पोजीशन वेक्टर होगा, लाइक ये पोजीशन वेक्टर होगा m1 के लिए, और ये पोजीशन वेक्टर होगा m2 के लिए। लेट्स से इसको हमने डिनोट किया r1 वेक्टर और इसको डिनोट किया r2 वेक्टर, और
इस तरह से इसको ज्वाइन कर दिया। एक वेक्टर हम लोग M1 से M2 के लिए भी ज्वाइन कर देंगे और इसको हम लोग बोल देते हैं R वेक्टर। कितने लोग बता सकते हैं कि ये R1, R2 और R में क्या रिलेशन होता है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन R1, R2 एंड R? रेज योर हैंड्स। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन ही बहुत बार पूछा गया है, कोई नया नहीं है हमारे लिए। ट्रायंगुलर यूज करोगे तो सब लोग इसको निकाल सकते हैं। बताइए, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन R1, R2 एंड R? एप्लीकेशन ऑफ आप ये बताएं। Sir, R2 vector is equal to R1 plus R vector. वेरी सिंपल, R2 इज इक्वल टू R1 प्लस R। दो जो सेम सेंस में होते हैं उसको ऐड करते हैं और तीसरा जो अपोजिट सेंस में होता है उसके बराबर करते हैं। ट्रायंगुलर में इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस हुई थी। तो या तो हम इस R1 प्लस R, इसको या तो हम ऐसे याद रखें, नहीं तो हमेशा ये याद रखना कि R1 से R2 ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होता है वो हमेशा R2 माइनस R1 वेक्टर होता है। ये फिजिक्स में बहुत जगह आता है, इसलिए ये सब रिलेशन अब हम लोग याद रखें या इसमें अपना कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म कर दें तो ज्यादा जरूरी है। और अगर ये हमको R वेक्टर आ गया तो मैं एक और वेक्टर जो कि यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर अलोंग R, वो भी डिफाइन कर लेता हूं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। यूनिट वेक्टर अलोंग R, जैसे हमने यहाँ पर लिया था यूनिट वेक्टर अलोंग ए क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो बिल्कुल यहाँ पर वही करना है, R वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ R वेक्टर, or we can simply write R2 minus R1 vector divided by mod of R2 minus R1। देखो मॉड में और ये ब्रैकेट में ये फर्क होता है, लिखते टाइम भी ये चीज को ध्यान में रखना है। और जब हम कैलकुलेशन भी कर रहे हैं तो ये मॉड, मॉड का मतलब हो गया कि ये वेक्टर नहीं, दिस इज सिंपली ए मैग्नीट्यूड। ये बस हमने लिखा है, इसको देखने में भले ही लग रहा होगा कि ये एक वेक्टर जैसा दिख रहा है, बट मॉड लगा दिया मतलब ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है और ऊपर के क्वांटिटी डेफिनेटली दैट इज ए वेक्टर। तो ये यूनिट वेक्टर भी अपने को पता चल गया। अब तुम एक बार डायग्राम पर आओ। M1 के ऊपर जो M2 के कारण फोर्स लगेगा, नो डाउट यू कैन से अट्रैक्टिव नेचर का मतलब होता है कुछ इस तरीके से, इसको हम लोग बोल सकते हैं F12। और दूसरा M2 के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ से लगेगा, एक दूसरे की तरफ, हमेशा लाइन ज्वाइनिंग, और इसको बोल सकते हैं हम लोग F21। F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये दोनों मैग्नीट्यूड इस बराबर है, याद रखना। और मैग्नीट्यूड कितना है? तो GM1M2 बाई R स्क्वायर, सेपरेशन स्क्वायर। बस एक यूनिट वेक्टर अपने को इसमें इंट्रोड्यूस करना है। तो यू इफ यू कैन रियलाइज द इंटायर थिंग, you can simply write F12, देखो तो, and that will be equals to, ये यूनिट वेक्टर है, इसको चेंज करो थोड़ा, यूनिट वेक्टर अलोंग R, इसका नाम दे देते हैं, इसको नाम दे दो तुम N, ठीक है? ये जो यूनिट वेक्टर में डिफाइन किया इसको नाम दे दो N। तो F12 का जो वैल्यू होगा उसमें एक मैग्नीट्यूड का पार्ट होगा, वी कैन सिंपली राइट GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर। R क्या है? R इस R वेक्टर का मॉड है, तो ये R वेक्टर का मॉड ले लो और इसका स्क्वायर कर दो। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। इनटू, जैसे मैंने कहा था कि यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करना होगा, ये जो F12 का डायरेक्शन है ये R के डायरेक्शन के लॉन्ग ही है। सी, R वेक्टर जो था हमारा, तुमने अगर नोटिस किया हो, यही हमारा R वेक्टर था और F12 का भी डायरेक्शन इसी के लॉन्ग है। तो हम R के लॉन्ग ऑलरेडी यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई किए हुए हैं, निकाले हुए हैं, सॉरी, उसी को मल्टीप्लाई कर दो, N की जो आया है इसी को मल्टीप्लाई करेंगे।
और इसको थोड़ा भी सिंप्लीफाई करने का कोशिश करोगे, देखोगे चीजें बहुत आसानी से आ जाती है। GM1 M2, अब मॉड ऑफ R लिखने का मतलब क्या है, ये है R2 माइनस R1 का मॉड स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर क्या है, तो ये है R2 माइनस R1 मॉड ऑफ R2 माइनस R1। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो जो फाइनल एक्सप्रेशन हमारा बनेगा वो GM1 M2 डिवाइड बाई R2 माइनस R1 का होल क्यूब इनटू R2 माइनस R1। अब देखो ये देखते देखते ये एक्सप्रेशन कितना बड़ा दिखने लगा, F12, दिस इज आवर F12। लेकिन इसको लिखने के लिए हमने कुछ बड़ा काम नहीं किया है, मैग्नीट्यूड लिखा है, यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई किया है, दैट्स इट। अब ये यूनिट वेक्टर का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिख रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, मैग्नीट्यूड हमको R2 माइनस R1 का मॉड दिख रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ता है। इसलिए ये एक्सप्रेशन डायरेक्टली अगर बच्चे देखते हैं बहुत बार तो कहते हैं बहुत बड़ा एक्सप्रेशन हो गया। और एक दो चीजें जो ध्यान देने वाली है, यहाँ पर देखो स्क्वायर ना के क्यू आया है, ये सी यहाँ पर पावर 3 आया है, जबकि नॉर्मल फॉर्मूला GM1M2/R स्क्वायर होता है। यहाँ क्यू क्यों आया, क्योंकि एक ऑलरेडी R2 माइनस R1 का टर्म ऊपर है, इसलिए यहाँ पर क्यू आया, ताकि जब इसको सिंप्लीफाई करें तो स्क्वायर का टर्म आ जाए डायमेंशनली। ऐसा नहीं है कि ये नीचे स्केलर क्वांटिटी है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्टली इसको कैंसिल आउट तो नहीं कर सकते, लेकिन जस्ट मैं तुमको बता रहा हूँ कि कभी कभी कंफ्यूजन आता है कि सर यहाँ पर क्यू क्यों आ गया, यहाँ पर तो स्क्वायर होना चाहिए था। तो अगर ये स्क्वायर होगा और ऊपर में भी एक आर का टर्म है, तो अगर इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो फिर हमारा आर का ही टर्म बचेगा, जो कि आर स्क्वायर होना चाहिए, GMM/R स्क्वायर का टर्म होना चाहिए। इसलिए वेक्टर फॉर्म में ये नीचे क्यूब आता है। और F12 का अगर एक बार तुमने एक्सप्रेशन अगर निकाल लिया तो F21 के लिए इतना सारा काम करने का जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली से कि F21 इज अपोजिट ऑफ F12। मैग्नीट्यूड वाइज तो ये सेम ही होते हैं, सिर्फ डायरेक्शन वाइज अपोजिट होते हैं, तो वी कैन सिंपली राइट F21 इज नथिंग बट इक्वल्स टू माइनस ऑफ F12। सिर्फ उसमें डायरेक्शन चेंज करने के लिए माइनस मल्टीप्लाई करना है। अब माइनस जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस GM1M2 अपॉन R2 माइनस R1 का होल क्यूब इंटू R2 माइनस R1, ये ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन इस माइनस को अगर तुम इस ब्रैकेट के अंदर डालना चाहते हो, ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर डालना चाहते हो, तो ये रिवर्स हो जाएगा और यही एक्सप्रेशन कुछ ऐसे दिखने लगेगा, GM1M2 अपॉन R2 माइनस R1 होल क्यूब इंटू R1 माइनस R2। एक चीज यहां पर मैं एक्सप्लिसिटली मेंशन करना चाहूंगा कि बहुत बार बच्चे इस माइनस को इस ब्रैकेट के अंदर डालने की कोशिश करते हैं। देखो ये नीचे वाला जो पार्ट है ना, ये मैग्नीट्यूड है, ये R2 माइनस R1 हो या R1 माइनस R2 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इसके अंदर माइनस डालो ना डालो। इसलिए कभी भी इस माइनस को इस ब्रैकेट के अंदर डालने की कोशिश मत करना, इसमें डाल के कोई मतलब नहीं बनेगा। ये माइनस अगर इसको रिवर्स भी कर दिया जाए, जैसे यहाँ पर R2 माइनस R1 हमने लिखा है मॉड R2 माइनस R1 होल क्यूब, अगर कोई इसको R1 माइनस R2 भी लिखता है तो कोई गड़बड़ नहीं है, इट्स एग्जैक्टली द सेम, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड है और R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड और R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड सेम ही होना है। इसलिए इस माइनस को कभी भी हम यहाँ नहीं डाल सकते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसके सीक्वेंस में हम अगर चेंज करते हैं तो भी हमारा रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, फर्क आएगा इसके सीक्वेंस में चेंज करने से। ये जो वेक्टर वाला पार्ट है ये चेंज हो रहा है यहां पर और यहां पर, इन्हीं दोनों में फर्क है, बाकी ये पूरा का पूरा टर्म इन दोनों में सेम ही है। तो इस तरीके से ये वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम लिख सकते हैं। अब इसका एप्लीकेशन कहां पर है, तो एप्लीकेशन
दो पॉइंट मासेस और दोनों के कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाए और उसके बाद आपसे पूछा जाए कि इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं इस पर, अगर हमारे पास एक नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हमारा नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक पॉइंट मास को हमने ओरिजिन पर ही रख दिया, एक पॉइंट मास हमारा ओरिजिन पर ही है और दूसरा पॉइंट मास है 1,2,3, 1,2,3, ठीक है। और लेट से दोनों के मास m है, तुम चाहो तो 2 kg, 1 kg, 5 kg डेटा ले सकते हो, कोई बुराई नहीं है। एक मास ओरिजिन पर है और एक हमारा 1 to 3 kg पर है। अब हमको इसको नाम दे देते हैं A, इसको नाम दे देते हैं B। तो आपको निकालना है फोर्स ऑन A ड्यू टू B, फोर्स ऑन B ड्यू टू A क्या होगा। चलिए ट्राई कीजिए। ये सारा कुछ एक साथ दिखे इसलिए थोड़ा सा हमने इसको छोटा कर दिया। जिन लोगों ने अभी तक कॉपी नहीं किया है वो लोग कॉपी भी कर सकते हैं। ओके, चलिए आफिया आप बताइए FAB क्या होगा। सर GM स्क्वायर GM स्क्वायर I कैप प्लस J कैप प्लस 3K कैप I कैप प्लस प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप, ऐसा होगा ना। हाँ ओके, 14√14 14√14, ओके। और FBA क्या होगा, आधे आप बताएं। डिस्कनेक्ट हो गए बच्चे और बाकी लोग। हाँ कनक बताएं FBA। सर GM स्क्वायर अपॉन 14√14 होगा, फिर ब्रैकेट में नेगेटिव I कैप, नेगेटिव 2J कैप, नेगेटिव 3K कैप। वेरी गुड। तो देखिए अब ये जो दो मासेस हैं, कुछ देर के लिए वेक्टर्स को इग्नोर कर दिया जाए तो इनके बीच का सेपरेशन वी कैन इजीली फिगर आउट। दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन, और चूंकि ये ओरिजिन पर है तो इसका तो डिस्टेंस निकालना बहुत आसान है। मान लो हम इस तरीके से पूरा फॉर्मूली नहीं याद करते हैं
अगर इस तरह से फॉर्मूले याद किए, कर लिए फॉर्मूला और डायरेक्टली लगा दिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन हर चीज को याद नहीं करना होता है। ये हमने किया जरूर है, लेकिन इससे क्या हुआ, एक दिमाग में लॉजिक डेवलप हुआ कि अपन कैसे करना है। और जब क्वेश्चन आएगा तो हम एकदम से वही चीज को उतार लें, ऐसा जरूरी नहीं है। वी कैन सिंपली थिंक एंड आंसर। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये रूट 14, ये हो गया सेपरेशन। अब ये ए के ऊपर फोर्स कैसा लगेगा, तो वी नो कि ए को जो बी है वो अट्रैक्ट करेगा एंड दैट इज गोइंग टू एक्ट इन दिस फैशन। और जो पोजीशन वेक्टर होता है, फॉर एग्जांपल ये जो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये जो पोजीशन वेक्टर एक तरीके से हम लिखेंगे, ये यही आर वेक्टर एक तरीके से हो गया। उसी के डायरेक्शन में ये एफ ए बी है। एफ ए बी का जो डायरेक्शन है वो आर के लॉन्ग है। बी अपनी तरफ खींच रहा है तो उसी के लॉन्ग तो है। तो जो पहला टर्म होगा और अदर जो मैग्नीट्यूड होगा वो GM स्क्वायर बाई रूट 14 का स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, इनटू अपने को क्या करना है, इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। सो आई प्लस 2J प्लस 3K डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड होगा रूट 14 कर दिए, यही हो जाएगा FAB। और अगर बी के ऊपर निकालना हो तो बस डायरेक्शन चेंज करना है, माइनस लगा देना है। तो इस तरीके से अगर आप सोचते हो तो तुमको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। और एक मास को हमने ओरिजिन पर देके चीजों को थोड़ा आसान कर दिया है। लेकिन अगर हम इसको ओरिजिन पर नहीं भी लिखते तब भी डिस्टेंस फॉर्मूला से हम डिस्टेंस तो निकाल ही सकते हैं हर बार। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, इस तरह से डिस्टेंस तो निकल ही जाएगा। और डिस्टेंस निकल जाएगा तो एक्सप्रेशन ऑफ द फोर्स वी कैन इजिली कैलकुलेट। और रही बात यूनिट वेक्टर की, तो ज्वाइन करके दोनों पॉइंट्स के अगर कोऑर्डिनेट पता हो तो उनको लाइन ज्वाइनिंग, जो हमारा एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलो, मैं जानबूझ के ये सब टर्म इसलिए यूज कर रहा हूँ कि हम लोग यही सब टर्म में पढ़ा है। जैसे एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है कुछ x1 y1 z1 और एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, और एक वेक्टर हमने x1 से y1 की तरफ बना दिया। तो इस वेक्टर को कैसे लिखते हैं, तो x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 z कैप j कैप सॉरी z2 माइनस z1 k कैप। तो इस तरह से ये हमारा वेक्टर हो जाता है और उसका यूनिट वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो जब मैनुअली ये काम करोगे फॉर्मूला याद किए बिना तो वो ज्यादा आसान होगा। और ये फॉर्मूला अगर रट लोगे तो फिर लगेगा कि R1 किसको लेना था, R2 किसको लेना था, ये कंफ्यूजन क्रिएट रहेगा। तो हमने किया जरूर है वेक्टर फॉर्म, फॉर्मूला जरूर दिया है, बट करना जब भी है क्वेश्चन को तो अपने को जो नॉर्मल वेक्टर का हमारे पास आइडिया है, नॉर्मल वेक्टर का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं, हम डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये जो फोर्सेस हम लोग निकालते हैं ये दो मासेस के बीच निकालते हैं। अगर हम सिर्फ 1 kg का, 5 kg का, 10 kg का इस तरह से फोर्सेस निकालने का क्वेश्चन दे दें तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यू कैन सिंपली पुट इन द फॉर्मूला एग्रीगेट द रिजल्ट। सिर्फ कैलकुलेशन का बात होगा, m1 m2 r स्क्वायर ये कैलकुलेट करोगे और ये फोर्स निकलते चले जाएंगे। इसलिए डायरेक्टली दो मासेस के बीच में फोर्स निकालने का क्वेश्चन 11th में तो नहीं देंगे। जूनियर क्लासेस में जब ग्रेविटेशन पढ़ना होता है क्लास 9th में, तो वहां पर भले ही इस तरह के क्वेश्चन आपको दे देंगे कि दो मासेस हैं, इतना सेपरेशन है, फोर्स निकाल लीजिए। बट वी डोंट थिंक कि इस तरह का क्वेश्चन 11th में ग्रेविटेशन में हम लोग से ऐसा पूछा जाएगा, और वो उसका कोई मतलब ही नहीं है, वैल्यू पुट कर करके हम आंसर निकाल रहे हैं। तो फिर क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो क्वेश्चन एक स्टेप से आगे से आते हैं और जिसको हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या मतलब है उसका, मान लेते हैं कि हमारे पास दो से ज्यादा मास हो गए, तब दो मासेस हैं, पॉइंट मासेस हैं, तो डेफिनेटली हम लोग उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर दो से ज्यादा मास हो गए, 3, 4, 5, आपने भी क्वेश्चन देखे होंगे अगर आपने इस चैप्टर को थोड़ा बहुत पढ़ा होगा पहले जब आपके क्लास में हो रहा होगा, तो सिचुएशन कुछ ऐसा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और ये बहुत जगह फिजिक्स में काम आने वाला प्रिंसिपल है।
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ पॉइंट मासेस हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, रैंडमली हमने प्लेस किया है, कोई ऐसा इसका ओरिएंटेशन हमने फिक्स नहीं किया है, और इन सब के मासेस हमने ले लिए, लेट्स से M1, M2, M3, M4, और कुछ जस्ट इसको अलग दिखाने के लिए हमने इसको ले लिया M0। हम किसी के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है अगर निकालना हो सकता है, मैं एक एग्जांपल के लिए M0 को लेता हूं कि इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा। अब देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का एक्चुअल स्टेटमेंट क्या है और अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है। रियल लाइफ में इस चीज को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना मुश्किल है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि M1 और M0 या M2 और M0 या फिर M3 और M0 या M4 और M0 अपने ऊपर खुद तो फोर्स नहीं लगा सकता, कोई भी मास अपने ऊपर फोर्स नहीं लगाता। इसके ऊपर जो फोर्सेस लगते हैं वो दूसरे मास से कारण लगते हैं। जैसे M0 के ऊपर M1 के कारण फोर्स लग सकता है, M2 के कारण फोर्स लग सकता है, M3 के कारण लग सकता है और M4 के कारण लग सकता है। So these four masses are going to apply forces on M0. Now, what exactly the superposition principle says? The superposition principle says that the force between M1 and M0 is not going to get affected by the presence of either M2 or M3 and M4. Similarly, the force between M2 and M0 is not going to be affected due to the presence of M1, M4 and M3 and so on. मतलब इन दोनों मासेस के बीच में जो भी फोर्स लगना है न्यूटन्स लॉ से, वैसा ही फोर्स लगता रहेगा, चाहे इसके बगल में कोई दूसरा, तीसरा, चौथा मास हमने रखा हो या नहीं रखा हो। इसका प्रेजेंस फोर्स को इफेक्ट नहीं करता। ये चीज रियल लाइफ में तुम रियलाइज करना बहुत मुश्किल है। जैसे मान लो हम एक ऐसा समझते हैं कि ये M1 और M2 ये दो दोस्त हैं। लेट्स अज्यूम दिस कि ये दो दोस्त हैं, इनके बीच में एक बॉन्डिंग है, एक फोर्स लग रहा है। नाउ तीसरा हमने M0 को उसके बीच इंट्रोड्यूस कर दिया है, या फिर तुम चाहो तो M1 और M0 को ही दो दोस्त की तरह देख सकते हो। इनके बीच एक बॉन्डिंग है, इनके बीच में एक फोर्स लग रहा है। अब ये तीसरा इसमें बीच में आ गया M2। तो M2 के आने से इनके बीच का फोर्स बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि M2 का ज्यादा अटैचमेंट M1 के साथ हो गया और M0 से थोड़ी खटास बढ़ गई, तो इनके बीच का फोर्स थोड़ा कम हो गया, या M2 और M0 के बीच का फोर्स ज्यादा हो गया और M1 से थोड़ा फोर्स कम हो गया। M1 M2 का आपस से फोर्स ज्यादा हो गया, M0 से फोर्स कम हो गया। मतलब रियल लाइफ में ये ऐसा नहीं हो सकता कि जो तीसरा जो इनकमिंग एलिमेंट है वो पहले दोनों को बीच जो भी चीजें चल रही हैं उसको इफेक्ट ना करे। दिस इज रियली वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड और रियलाइज इन रियल लाइफ। जैसे ये वर्क में भी हम लोग देखते हैं, एक मिनट, कि अगर दो लोग एक कोई काम को 10 दिन में करता है, दूसरा कोई काम को 15 दिन में करता है, दोनों साथ मिलकर काम करने लगे तो कितना दिन में काम कंप्लीट होगा। तो एक नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उससे हम इस क्वेश्चन को करते हैं। लेकिन दैट इज लाइक एन आइडियल सिनेरियो कि दूसरे के आने से पहले का काम इफेक्टेड नहीं हो रहा और पहले के से दूसरे का काम इफेक्टेड नहीं हो रहा। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर मान लो दोनों दोस्त हो गए तो काम करने की जो इफिशियंसी है वो बढ़ भी जाएगी। अगर दोनों दुश्मन हुए तो काम और ज्यादा टाइम ले लेगा। तो प्रेजेंस ऑफ एनी अदर एलिमेंट एक्चुअली गोइंग टू अफेक्ट, बट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सेज कि ये इफेक्ट नहीं होता है। नेचर में ये चीज नहीं होता, नेचर कभी पार्शियलिटी नहीं करता। तो जो फोर्स M1 और M2 के बीच में या M1 और M0 के बीच में लगना था वही लगेगा। M2 आया, ठीक है, ये अपना फोर्स लगाएगा। M3 आया, ठीक है, ये अपना फोर्स लगाएगा। M4 आया, ये अपना फोर्स लगाएगा। लेकिन इससे M1 और M2 के बीच का फोर्स अफेक्टेड नहीं होना। तो मानते हैं कि अगर हमको नेट फोर्स और M1 M0 निकालना है तो M1 के कारण कितना फोर्स लगेगा। तो हमको पता है कि M1 अट्रैक्ट करेगा इसको एंड
a force going to act like this F1. Similarly M2 कितना लगाएगा, तो M2 एक attractive force लगाएगा, let's say that is in this direction F2. Similarly M3 कितना लगाएगा, तो M3 एक attractive force लगाएगा, let's say in this fashion, sorry along the line joining. याद रखना कि force हमेशा along the line joining होता है, तो हम लोग अंदाज से लगभग वैसा ही, तुम चाहो तो ऐसे करके इसको दिखा सकते हो कि ये लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग है। हमेशा लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग दिखाना है फोर्स को। ये हो जाएगा F3 और यहां पर ये हो जाएगा F4। इस तरह से ये चारों फोर्सेस बॉडी पर लगेंगे। हो सकता है कि इनका रिजल्टेंट 0 हो सकता है 0 ना हो, वट एवर बी द रिजल्ट, इन सबका जो नेट फोर्स होगा वही हमारा m0 के ऊपर नेट फोर्स लग रहा होगा इन दिस गिवन सिनेरियो। और ये वेक्टर सम लेना पड़ेगा। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि F1 निकाल दिया, F2 निकाल दिया, F3 निकाल दिया और F4 निकाल दिया और सिंपली अल्जेब्रिकली सबको ऐड कर दिया। ये यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं। ये सारे फोर्स वेक्टर्स हैं, इनके डायरेक्शंस हैं, और डायरेक्शंस जब आ जाते हैं तो हम उसको अल्जेब्रिकली ऐड नहीं करते। तो अगर मान लो तुमको यहाँ पर लिखना हो F net on M0, so that is nothing but equals to F1 plus F2 plus F3 प्लस F4। चूंकि चार ही फोर्सेस है इसलिए मैंने चार ही लिखा है, नहीं तो इन जनरल F net का जो एक्सप्रेशन होता है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ Fi। अब ये वेक्टर्स को कैसे ऐड करना है ये हमारा सरदर्द है। हमने जितना वेक्टर्स पढ़ा है उसके बेसिस पर इनका एडिशन हम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कंपोनेंट मेथड ज्यादा आसान लगेगा तो कंपोनेंट निकाल के करेंगे, कभी डायरेक्ट रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला हमको ज्यादा अपील करेगा तो हम उसको यूज करेंगे। जैसे भी हम इसको यूज करें, वी विल कम टू 2-3 क्वेश्चंस ऑन दिस कॉन्सेप्ट एंड देन वी आर गोइंग टू रियलाइज कि हाउ इसको क्वेश्चन में इंप्लीमेंट किया जाता है। बट थियोरेटिकली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का दो बात है, एक तो कि नेट फोर्स विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस अप्लाइड बाय द अदर मासेस, एंड जो दूसरा जो मेन थीम है इसका वो ये है कि दो मासेस के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो हमारा तीसरे मास के प्रेजेंस से अफेक्टेड नहीं होगा। तो मैं इसको एक बार लिख देता हूं और फिर इस पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। व्हेन वी आर डीलिंग विथ मोर देन 2 मासेस और वी आर टॉकिंग अबाउट पॉइंट मासेस ओनली। अगर ये स्फेरिकल बॉडीज है तब भी ये चीज एज इट इज होगा, जैसा हमने पहले क्या बोला था। क्वेश्चन में ये पॉइंट मासेस देके ही आते हैं। When we are dealing with more than 2 masses, then net force on any one mass will be the vector sum of all the forces vector sum of all the forces applied by other masses placed in its vicinity। इसके आसपास जितने भी मासेस प्लेस्ड हैं उनके फोर्सेस का वेक्टर सम होता है। यहां पर जो मैंने बताया था, वन थिंग हियर टू नोट, that
force between any two masses will be unaffected due to presence of any other mass. किसी और मास के प्रेजेंस से फोर्स बिटवीन द टू मासेस विल नॉट गोइंग टू गेट अफेक्टेड। तो ये हमारा बेसिक थीम है जिस पर हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, और उस पर भर भर के प्रॉब्लम्स है। मतलब अब जो है वो प्रॉब्लम का अंबार लगने वाला है। जनरली न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और वेक्टर फॉर्म पर एक आध क्वेश्चन कहीं कहीं दिखते हैं, लेकिन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के डिफाइन करने के बाद अब क्वेश्चन का कोई लिमिट नहीं है। कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं, मैं पहले उन्हीं से स्टार्ट करता हूं, और देखना जैसे जैसे मैं बताऊंगा आप सिर्फ वैसे वैसे ही सोचोगे तो ये सारे क्वेश्चन हमेशा के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। और जैसा मैंने कहा है कि ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं हो रही, ये हम लोग क्लास 12 में भी इस तरह के क्वेश्चन देखने वाले हैं, एग्जैक्टली सेम। तो अगर आज तुम लोग अच्छे से कर लेते हो तो इसका बहुत ज्यादा एडवांटेज लॉन्ग टर्म में मिलने वाला है। जैसे मान लो हमने एक सिचुएशन लिया कि ये 3 मासेस है, और अभी के लिए मैं तीनों मासेस को या जो 4 मासेस हैं उन सबको सेम ही लेने वाला, या फिर ये 4 मासेस है, ये स्क्वायर के चारों कॉर्नर पर रख दिए गए, ये ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पर रख दिए गए, और इनके बीच में हमको कितना, किसी एक मास के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है ये पूछा जा रहा है। लेट्स से इनके बीच ये जो साइड लेंथ है इस ट्रायंगल का, उसको हमने L से डिनोट किया है। लेट्स से दिस लेंथ इज L। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो हमने साइड लेंथ A से डिनोट किया है। ये इक्वल मासेस हैं जो कि एक स्क्वायर के चारों कॉर्नर पर प्लेस्ड है। मास को हमने ले लिया M, तीनों मास M है, ये चारों मास M है। क्वेश्चन है फाइंड द नेट फोर्स ऑन एनी वन मास। तुम्हारा मर्जी है, तुम किसी भी एक मास को, जैसे पहला क्वेश्चन हम ट्राई कर रहे हैं, ये पहला क्वेश्चन है, लेट्स से ये दूसरा क्वेश्चन है। दोनों एक साथ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक हम बताएंगे, एक दूसरा तुम लोगों को करना होगा। सोचना कैसे है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, ये बहुत अच्छे से सुनना, क्योंकि यही चीज क्वेश्चन में हेल्प करने वाली है। सबसे पहले कोई भी एक मास को चुन लो। सपोज हमने इस मास को चुना, तो याद रखना कि ये खुद के ऊपर तो फोर्स नहीं लगाएगा। अब इसके ऊपर बचे 2 मासेस, ये वाला और ये वाला, इन्हीं दोनों के कारण फोर्स लगेगा, तो 2 फोर्स के टर्म आने वाले हैं। अब दोनों का सेपरेशन, जैसे ये जो मास है इसका सेपरेशन भी L ही है, और इस मास का भी सेपरेशन L ही है, तो सेपरेशन दोनों का सेम है, मासेस दोनों का सेम है, तो जो भी 2 फोर्स लगाएंगे ये मासेस वो भी सेम ही लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। तो दोनों का मास अगर सेम हो रहा है, इसका इसका और इसका इसका, ये दोनों का मासेस सेम हो रहा है और दोनों के बीच का सेपरेशन भी सेम हो रहा है, तो वी कैन से कि वट एवर बी द फोर्स अप्लाइड बाय दिस मास and whatever force applied by this mass, this both forces are going to be the same। और चूंकि अट्रैक्टिव नेचर को दिखाने का तरीका भी हमने दिखाया था, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा ऊपर वाले के कारण वो लगेगा F, और इसके कारण जो लगेगा वो लगेगा F। ये हमारे फोर्सेस हो गए। F का वैल्यू कितना है, तो F का वैल्यू है Gm²/L²। वेरी सिंपल, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। अब ये 2 वेक्टर्स हैं, संयोग से ये दोनों वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स हैं, और इनके बीच का जो एंगल है, दिस इज द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल व्हिच इज 60 डिग्री। अब यहाँ पर हमारा वेक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर 2 वेक्टर्स जो कि मैग्नीट्यूड वाइज सेम है और 60 डिग्री पर अगर एक्ट कर रहे हैं, तो दोनों का जो रिजल्टेंट है क्या होता है, व्हाट विल बी द नेट फोर्स। कितने लोगों को याद है ये?
दो इक्वल वेक्टर्स अगर 60 डिग्री पर लगे तो रिजल्टेंट क्या होता है? भूल गए? √3 टाइम्स ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर। ये पूरी एक चार्ट जब हमने वेक्टर्स आपको सिखाया था तो दिया था। मोशन इन अ प्लेन, इसमें जब हमने वेक्टर्स पढ़ा था, मैं इसलिए तुम लोग को दिखा रहा हूं, ये देखो, ये पूरा समराइज किया हुआ था कि इफ ए मॉड ऑफ बी इज ए नॉट, दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड अगर बराबर हो जाए और थीटा 60 डिग्री हो तो √3 टाइम्स है, 90 डिग्री हो तो √2 टाइम्स है, 120 डिग्री जो कि सबसे इंपॉर्टेंट केस है जिसमें रिजल्ट इंटू सी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाता है, 0 और 180 तो खैर हम लोग को पता ही है। तो ये सारे केसेस आपको अलग अलग बताए गए थे और ये कुछ नहीं, रिजल्टेंट के फॉर्मूला में डाल के इसको निकाल सकते हैं। तो ये सब चीजें लॉन्ग टर्म में हमको अब ध्यान में आनी चाहिए, क्योंकि उस समय हमारे लिए नया था, लेकिन अब ये बार बार आने वाला है तो हम डायरेक्टली, और नहीं तो तुम f² + f² + 2f² cos 60 डिग्री इस तरह से रिजल्ट निकाल लो तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुमको ये याद रहता तो तुम्हारा स्पीड बहुत फास्ट होगा, तुम तुरंत इसका आंसर लिख दोगे। तो जैसा हमने इस क्वेश्चन के लिए किया है, ट्राई टू फाइंड आउट द सेम थिंग फॉर दिस वन। सेकेंड क्वेश्चन के लिए हमको किसी भी एक मास के ऊपर, हाँ, और ये नेट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा ये तो हमने बताया नहीं, क्योंकि फोर्सेस बराबर है इसलिए जो नेट फोर्स होगा इनके बीचों बीच जाएगा, लाइक दिस, एंगल बाइसेक्टर, और इसका वैल्यू हो जाएगा √3 टाइम्स एफ। तुम बोल सकते हो कि अगर कोई सेंटर होता इस ट्रायंगल का तो सेंटर से ही पास करेगा नेट फोर्स, ये जो नेट फोर्स है वो सेंटर से ही पास करेगा। अगर ऊपर वाले मास का भी बात करते, सपोज, चलो हम इसको नहीं निकालते, हम इस पर निकाल रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि नेट फोर्स का वैल्यू अलग आता है, वैल्यू सेम आएगा, डायरेक्शन अलग आएगा। जैसे ऊपर वाले के ऊपर देखोगे तो इधर फोर्स लगेगा इसके कारण, इधर फोर्स लगेगा इसके कारण, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट इज गोइंग टू पास लाइक दिस, और ये भी सेंटर से ही पास करेगा। और यही बात तुम इसके लिए भी देख सकते हो, इसके ऊपर भी फोर्स लगेगा इधर और इसके इधर ही फोर्स लगेगा इधर, और इनका रिजल्टेंट एग्जैक्टली बीचों बीच सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ द ट्रायंगल से पास करेगा। तो ये मैटर नहीं करता इन क्वेश्चंस में कि तुम किस मास के ऊपर निकाल रहे हो, भले ही डायरेक्शन हमारा कुछ अलग आ जाए। ये जो नेट फोर्स का डायरेक्शन हमने निकाला है, जो पहला क्वेश्चन है, पहला मास जो हमने चूज किया था, और ऊपर वाले मास में ये अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं, लेकिन सब पास करेंगे सेंटर से ही और सबका मैग्नीट्यूड √3 टाइम्स एफ होगा, ये याद रखना। Now, इतने सारा इंफॉर्मेशन के बाद ट्राई द सेकेंड क्वेश्चन हमने दिया है। क्या इसमें भी डायरेक्टली हम कुछ सारा का जो वैल्यू है वो कर सकते हैं या फिर, ओके, दो लोगों ने हैंडल्स किया है, ओके, श्रावणी आप बताएं। सर gm² / 2a²। gm² / 2a²। सर और ब्रैकेट में √2 + 1। √2 + 1। ओके, श्योर, थोड़ा सा हमको लग रहा है कि इसमें करेक्शन का जरूरत है। एक मिनट, आपने 2a² बाहर निकाला है ना, थोड़ा सा इसमें करेक्शन का जरूरत है। आद्या, आफिया, आप लोग को ये यही आंसर आया कि इसमें थोड़ा चेंज है? सर वहां पे मेरा 2√2 आया है। एक 2 का टर्म आपसे छूट गया है बच्चे, यहाँ पर एक 2 आएगा, बाकी लगभग सब कुछ बढ़िया है। तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया काम किया आपने। अब इसको कैसे निकालना है? मल्हार, आप कर लिए होगे ना ये सब? अच्छा, उसने मीटिंग लीव कर दी अभी। ये जो मासेस हैं, अगेन किसी भी एक मास को तुम देख लो, कोई भी मास पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं बार बार लेफ्ट कॉर्नर वाले मास को ही लेता हूं,
कोई जरूरी नहीं है तुम इसको ले लो, इसको ले लो, कैसे भी ले लो। अब देखो किसके ऊपर फोर्सेस किसे किसे कारण लग रहा है। तो एक ऊपर वाला जो डायरेक्ट मास है ये अपनी तरफ खींचेगा, तो एक इधर फोर्स दिखाना पड़ेगा। पहले इन दोनों मासेस को कंसीडर करो। लेट्स कंसीडर दिस वन। ये मास को कंसीडर करो और ये मास को कंसीडर करो। अब तुम देखोगे कि दोनों का जो सेपरेशन है वो ए ही है और दोनों का मास भी सेम ही है, यानी दोनों के कारण फोर्स भी सेम ही लगेगा। और इन दोनों के कारण जो फोर्स लगेगा, अगर मैं उसको एफ से डिनोट कर दूं, एफ, तो ये दोनों फोर्स अट्रैक्टिव नेचर के कारण कुछ ऐसे हो जाएंगे। एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा? एफ का वैल्यू हो जाएगा जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। वेरी सिंपल। और इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन वेट, अभी हम लोग ने एक और मास को कंसिडर ही नहीं किया। हमको तो जितने भी बचे हुए मासेस है सबके कारण फोर्स लिखना है। तो ये जो मास जो है वो जो बच गया है, इसके कारण कितना फोर्स लगेगा? तो अगेन ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट ही करेगा, तो इसके कारण भी जो फोर्स लगेगा वो इधर ही लगेगा, अलोंग द लाइन जानी। लेकिन यहाँ पर हमको थोड़ा केयरफुल रहना है। ये जो सेपरेशन है इन दोनों के बीच का, वो सेपरेशन ए नहीं है। नो, द सेपरेशन बिटवीन दिस टू मासेस आर √2 टाइम्स ए। मैं क्या बोल रहा हूँ? पिछली बार सारे मासेस हमारे एल सेपरेशन पर थे, यहाँ पर भी दो मासेस हमारे एल सेपरेशन पर है। लेकिन जो तीसरा मास हमने लिया है उनके बीच का जो सेपरेशन है, इफ यू सी द सेपरेशन लाइक दिस, ये हमारा √2 टाइम्स ए है। इसलिए जब हम एफ या एफ डैश बोलो, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड अलग हो रहा है इसलिए इसको एफ डैश बोलो। तुम एफ डैश लिखोगे तो एफ डैश हो जाएगा जी एम स्क्वायर अपॉन √2 टाइम्स ए का स्क्वायर, एंड दैट विल बी जी एम स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर। क्योंकि ये अलग वैल्यू हो गया इसलिए हमने इसको एफ डैश से डिनोट किया। अब 3 मासेस थे, तीनों के कारण फोर्स निकल चुका है। अब इसको ऐड कैसे करेंगे? इसको ऐड करना भी बहुत सिंपल है। कैसे? सबसे पहले इन दो फोर्सेस को देखो, ये एफ और ये एफ 90 डिग्री पर लग रहे हैं ना, तो 90 डिग्री पर लग रहे हैं तो इन दोनों का रिजल्टेंट बीचों बीच होगा और इन दोनों का √2 टाइम्स होगा। लेकिन संयोग देखो कि ये जो f और f का रिजल्टेंट है ये f डैश के अलोंग ही आ जा रहा है। यानी कि अगर मैं नेट फोर्स निकालने की सोचता हूं तो ये f और ये f, इन दोनों का रिजल्टेंट √2 टाइम्स f, इसको f डैश के साथ डायरेक्टली ऐड करने में कोई बुराई नहीं है। ये तीनों वेक्टर्स हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं। तो अगर इस f को और इस f को तुम वेक्टरली ऐड करोगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। 90 डिग्री का केस है, √f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर 2f स्क्वायर, दैट मीन्स f√2। तो f√2 हमने लिख दिया और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो f डैश के अलोंग ही आ जा रहा है। तो जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो उनको डायरेक्टली ऐड करना होता है, इसलिए इसको डायरेक्टली ऐड कर दिया। अब जब तुम इसको पुट करोगे तो √2 टाइम्स जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस जी एम स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। अब जी एम स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर जैसे हमने कॉमन निकाला, वैसे तुम यहां तक भी छोड़ सकते थे, लेकिन अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो ये टर्म तो हो जाएगा 1, और यहाँ पर चूंकि डिनोमिनेटर में a स्क्वायर है तो यहाँ पर आ जाएगा 2√2 प्लस 1। तो ये हमारा हो गया नेट फोर्स। और इंटरेस्टिंगली इसको भी देखें तो ये भी सेंटर की तरफ ही लगेगा। अलग अलग मासेस के ऊपर अगर निकालते हैं तब भी सब सेंटर की तरफ ही लगता है। तो फोर्स जो है वो सेंटर की तरफ ही लगना है। रेगुलर पॉलीगन हो गया और उस पर इक्वल मासेस हो गया। ये जितने भी क्वेश्चन में कर रहा हूं ना, इसमें सब रेगुलर पॉलीगन है। हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, हमारा स्क्वायर है, हमारा हेक्सागन है। तो ऐसा एक मास हेक्सागन के लिए भी ले सकते हैं। जैसे मान लो एक हेक्सागन, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, आपको इसको घर से करके रहना रहेगा। ये हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन।
जिसका साइड लेंथ a है, सारे मास m के ही हैं, all the masses are of mass m and the side length is a, किसी भी एक मास पर अपने को नेट फोर्स का वैल्यू निकालना है। ये आपका होमवर्क रहेगा। फाइंड नेट फोर्स, और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है ऑन द गिवन मास, जिसको मार्क किया हमने उसी के ऊपर। तो ये थोड़ा अच्छा काम होगा। इसमें भी अप्रोच वही लगेगी, 1 2 3 4 5 टोटल 5 वेक्टर्स आएंगे, और सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ ऐसा ही सोचोगे, ये जैसे हमने स्क्वायर के लिए सोचा था, 2 को एक साथ 2 को एक साथ ऐसे करोगे तो बिना कोई आई जे के वगैरह वगैरह यूज किए भी हमारा फोर्स आएगा। और इंटरेस्टिंगली फोर्स का डायरेक्शन अगर तुमसे पूछा जाए तो बिना कैलकुलेशन के बोल सकते हो सेंटर की तरफ होगा। नेट फोर्स सेंटर की तरफ ही आएगा, बस कितना आएगा ये कैलकुलेट करना है। ये हम होमवर्क ले लेते हैं। दिस इज होमवर्क। अब उस लास्ट क्वेश्चन की बारी है। ये जो हमने दिया था कि एक पॉइंट मास है या फिर एक स्फेरिकल बॉडी है छोटा सा और एक रॉड, इसके बीच में अगर फोर्स निकालना हो तो कैसे करेंगे अगर इसके बीच का डायमेंशन सेपरेशन इनके डायमेंशन के कंपेरेबल हो। तो ये क्वेश्चन और इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और कोई वेराइटी इसमें नहीं दी जाता होगी। एक मास है, इसको तुम पॉइंट मास भी ले सकते हो, स्फेरिकल बॉडी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये एक रॉड है, इसके मास को हमने स्मॉल एम से डिनोट कर दिया, इसके मास को हमने कैपिटल एम से डिनोट कर दिया, इसके लेंथ को स्मॉल एल से डिनोट कर दिया, और इनके बीच का जो इस एंड का जो सेपरेशन है, इस एंड का, इसको हमने आर से डिनोट कर दिया। लेट्स अज्यूम दिस। फाइंड द फोर्स बिटवीन दिस टू मासेस। फाइंड द फोर्स बिटवीन टू मासेस। देखो, जैसा मैंने कहा था कि दोनों में डायरेक्टली न्यूटन्स लॉ नहीं यूज कर सकते, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो कंपेरेबल है लेंथ के। तो कैसे अप्रोच किया जाए? तो रॉड को हमने पहले भी देखा हुआ है, ये हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। स्फेरिकल बॉडी को यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं। दिस मास इज नॉट अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज दिस वन। इसको क्या करेंगे, हम बहुत सारे छोटे छोटे मास और छोटे छोटे रॉड्स की तरह देखेंगे, और हर एक छोटा मास एक dx लेंथ का रॉड है, जिसको एक पॉइंट मास की तरह देखा जा सकता है। तो ऐसा ही एक मास जो कि यहां इस मास से x डिस्टेंस पर है और जिसका विड्थ dx है, इन दोनों मास के बीच का फोर्स निकालेंगे। फोर्स हमारा वेक्टर होता है, लेकिन इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव नेचर का लगेगा, लेट्स से दैट इज dF। अगर ये dx, अगर ये जो एलिमेंट है वो यहां पर होगा तो भी तो इसके कारण फोर्स इसी डायरेक्शन में होगा, यहां पर होगा तो भी इसी डायरेक्शन में होगा। यानी कि फोर्स का डायरेक्शन इन सारे मासेस, छोटे छोटे जो मासेस हैं, सबके लिए सेम है। इसलिए वेक्टर एडिशन करना हमको होता है, लेकिन यहां पर सब सेम डायरेक्शन में हो गए तो इनको हमको वेक्टर एडिशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अलजेब्रिक एडिशन भी करने में हमारा काम चल जाएगा। बोलने का मतलब है कि अगर सारे फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे हो तो क्या वेक्टर क्या स्केलर, तब तो एक ही बात है। हाँ, अलग अलग डायरेक्शन हो सबका तो फिर हम सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सबका फोर्स का डायरेक्शन सेम ही है, तो हमको सिंपली सबको ऐड करना है। तो हमने क्या किया, हमने एक छोटा सा मास लिया जिसका लेंथ dx है और वो इस मास से x डिस्टेंस पर है। तो सबसे पहले तो उस एलिमेंटल रॉड का, उस छोटे से रॉड का मास कितना होगा, तो हो जाएगा कैपिटल M/L, दैट इज द मास पर इनटू लेंथ इनटू dx। ये सब हमने
मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास में बहुत बार किया हुआ है, इसके लिए अब तुम लोग को ज्यादा तकलीफ लेने का जरूरत नहीं है। मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा इनटू लेंथ dx, और अगर dm निकल गया तो df भी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, दैट इज g m1 m2 दैट इज dm बाई r स्क्वायर, यहाँ पर r x है तो x स्क्वायर, तो g m और dm ये हमारा हो जाएगा कैपिटल M बाई L dx अपॉन x स्क्वायर, ये हमारा df हो गया। अब टोटल फोर्स निकालने के लिए वी हैव टू इंटीग्रेट कर दो, तो df integration will give you total force and that is equals to integration of g small m capital M by L x square dx। अब लिमिट कहां से कहां तक डालेंगे, कौन बताएगा लिमिट कहां से कहां तक डालना चाहिए, बताइए, ध्यान से सोच के बताना है, x का लिमिट कहां से कहां तक डालना चाहिए। कोई नहीं, देखिए ध्यान से, ये हमारा मास है और ये हमारा रॉड है, और हमने यहां से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया है। इस तरह का जो सबसे नियरेस्ट एलिमेंट होगा इस मास से, जो सबसे नियरेस्ट एलिमेंट होगा वो यहां पर होगा, और इसका डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है, तो यही दिया हुआ है हमारा r, लोअर लिमिट हो जाएगा r, और जो सबसे दूर वाला एलिमेंट है वो कितनी दूर हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस हमारा दिया हुआ है l, तो लिमिट हो जाएगा r प्लस l। सो द लिमिट्स आर फ्रॉम r टू r प्लस l। सबसे जो पहला मास है वो r डिस्टेंस पर है, और जो सबसे लास्ट मास होगा वो r प्लस l डिस्टेंस पर होगा। बस अब इसके बाद इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन में मैक्सिमम टर्म कांस्टेंट दिख रहे हैं, जैसे g स्मॉल m कैपिटल M बाई l, ये सब कांस्टेंट है, और ये dx अपॉन x स्क्वायर। मैं तो तुम लोग से एक बार कहूंगा कि तुम लोग इत्मीनान से, जैसे मैं अभी चाहूँ कितनी बार भी इस बात को एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन इत्मीनान से एक बार dx बाई x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर लेना, कि इस चैप्टर में इतनी बार ये आएगा, और तुम इसका रिजल्ट जब तक खुद से नहीं करोगे कंफ्यूजन बना रहेगा। मैं कर देता हूं, -1/x आता है इसका, x टू द पावर -2 प्लस 1 डिवाइड बाई -2 प्लस 1 r और r प्लस l, तो g स्मॉल m कैपिटल M बाई l, इफ यू सी ये हमारा जाएगा -1/x, -2 प्लस 1 -1 दे देगा, और ये नीचे -2 प्लस 1 एक माइनस का साइन, मतलब -1/x r प्लस l। अब जब भी इंटीग्रेशन करने के बाद एक माइनस आ जाए तो तरीका ये कहता है कि माइनस को बाहर निकाल लीजिए, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, और फिर अंदर लेके चलिए माइनस को। लेकिन जो लोग अब थोड़ा बहुत चीजों को सीखने लगे हैं वो लोग डायरेक्टली एक ही बार में पहले अपर लिमिट की जगह पहले लोअर लिमिट पुट कर देंगे, क्योंकि इंटरचेंज करने का मतलब तो वही होता है। तो एक ही बार में डायरेक्टली g कैपिटल M स्मॉल m बाई l, और ये हो जाएगा 1/r माइनस 1/l प्लस r और r प्लस l, जो भी। दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स। एक रॉड और एक मास और स्फेरिकल बॉडी के बीच में जो फोर्स का एक्सप्रेशन होगा वो कुछ ऐसा होगा। होप कि तुम लोग को ये पूरा पार्ट समझ आया होगा। ये भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही है, यहाँ पर बस फर्क इतना है कि छोटे छोटे मास एक के बाजू में एक प्लेस्ड है, तो यहाँ पर हम M1 M2 M3 M4 ये काउंट नहीं कर सकते। यहाँ पर dm मास के कारण निकाला, और वहां पर हमने सब कुछ समेशन किया था, यहाँ पर इंटीग्रेशन किया। तो समेशन और इंटीग्रेशन ये भी चीजें सेंटर ऑफ मास हमने देखी हुई है, क्योंकि वेक्टर सम होता है, लेकिन हमने यहाँ पर सिंपली इंटीग्रेट किया, मतलब अलजेब्रिक सम किया। क्यों किया?
हमने बताया था कि सारे फोर्स सेम डायरेक्शन में है, तो अलजेब्रिक सम ही लेने से हमारा काम चल जाएगा, और ये फोर्स टुवर्ड्स स्मॉल m होगा, ये तो सबको पता ही है। तो हमको सिर्फ फोर्स निकालना था, वी हैव कैलकुलेटेड द फोर्स। तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हैं मॉड्यूल में, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर, बेसिक जो लॉ दिया गया है उसके ऊपर, वेक्टर फॉर्म पर। आप इसको जरूर ट्राई कीजिए और ग्रेविटेशन पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैंने ग्रेविटेशन की भी फाइल कल ही शेयर करी है, मैं भूल गया था, तो मैंने कल शेयर किया है। आप लोग उसको भी एज अ रेफरेंस, जो भी कॉन्सेप्चुअल थ्योरी फाइल आपको लेनी है, देखनी है, वो आप उसको देख के कर लीजिए। कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और हाँ, एक चीज जो गड़बड़ हुई थी, एक्चुअली शेड्यूल के अनुसार कल क्लास थी, और संजोग देखो कि मेरे दिमाग से बिल्कुल भी निकल गया था कि कल क्लास है। मेरे को एकदम से थर्सडे और वेंसडे ऐसा ऑफ होता है, मेरे दिमाग में ऐसा था। आई डोंट नो, हमको किसी का मैसेज भी नहीं आया। कल रात को जब हम क्लास लेने के लिए बैठे तो देखे कि कल मॉर्निंग की क्लास शेड्यूल थी। फिर मेरे को लगा कि अरे हाँ यार, हमने इस बार शेड्यूल चेंज किया था, 5 क्लासेस किया था, उसमें थर्सडे डाला हुआ था। लेकिन मेरे को आश्चर्य लगा, किसी बच्चे का ना मैसेज आया ना कुछ, और हम भी मतलब निश्चिंत थे कि देयर इज नो क्लास टुडे। रात में हम जब क्लास 12 की क्लास ले रहे थे तो मीटिंग शेड्यूल में दिखा रहा था 6 बजे का शेड्यूल। एक हमने उस दिन, जिस दिन मैसेज किया था आप लोग को, उस दिन ये शेड्यूल लगाया था। तो आई एम रियली रियली सॉरी कि कल मेरे दिमाग से ही बिल्कुल निकल गया कि कल क्लास है, और मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता जब तक हमने रात को चैनल ओपन नहीं किया। एडमिन अकाउंट से वैसे भी जब हमने फाइल शेयर किया था तब तक हमको नहीं पता था कि कल क्लास थी। कितने लोग कल लॉगिन किए थे, मतलब कितने लोगों को कल याद था क्लास के बारे में? रियली सॉरी बच्चे, मेरे को एकदम ध्यान से ही निकल गया था, सही बता रहा हूँ। हमको एकदम आप लोग को एक मैसेज शूट करना चाहिए था। मेरे को क्या बताया, हमने खुद आप लोग से शेड्यूल शेयर किया है और उसके बाद मेरे से ये मिस्टेक हुआ, तो रियली सॉरी फॉर दैट। अभी हम लोग का क्लास जैसा हमने शेड्यूल बताया था, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, वैसे ही रहने वाला है, ठीक है ना? सैटरडे को नहीं, थर्सडे फ्राइडे और 3 दिन संडे मंडे ट्यूसडे, तो ऐसा ही हम लोग रखने वाले हैं। अगर कल क्लास नहीं हुई तो मैं देखता हूँ, सैटरडे को क्लास शेड्यूल कर दूंगा। अभी कल तो क्लास है ही, अगर होगा तो परसों एक क्लास शेड्यूल कर लेंगे कल के बदले। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।